ठीक। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बिहार की आधारभूत संरचनाएं। ठीक, हमने बिहार का इतिहास कंप्लीट कर लिया, बिहार का भूगोल हमारा कंप्लीट हो गया, और भूगोल के अंतर्गत पीछे हमने कई सारी कक्षाएं की, वो अर्थव्यवस्था में भी आपकी आएगी और भूगोल में भी आएगी, करेंट अफेयर में भी आएगी। तो सारी चीज़ें हम साथ में करते हुए चल रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं आधारभूत संरचनाएं। आधारभूत संरचनाएं क्या है? तो किसी भी, चाहे हम देश की बात करें, राज्य की बात करें या क्षेत्र की बात करें, कहीं पर भी बिना आधारभूत संरचनाओं के वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो डेवलप नहीं कर सकती। अर्थात आधारभूत संरचनाओं को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। जैसे हमारा रीढ़ की हड्डी है, अगर ये ना हो तो हम सीधे खड़े नहीं हो सकते, हमारे शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। वही सारी सिचुएशन आपको अर्थव्यवस्था के साथ भी देखने को मिलेगा। बिना रीढ़ के, है ना, अर्थात विदाउट आधारभूत संरचनाओं के किसी भी अर्थव्यवस्था का हम विकास नहीं सोच सकते। कारण क्या है, समझिएगा सामान्य भाषा में। अब अर्थव्यवस्था में क्या होती है? बहुत सारी क्रियाएं होती है ना। जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं जो आपके धन से संबंधित हो, वो सभी के सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसमें देख लीजिए, अगर हम बिहार की ही बात करें, चारों कोने की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए इधर आपका क्या हो गया, पश्चिमी चंपारण, ठीक, इधर आपका बक्सर या फिर हम बात कर ले कैमूर वाला क्षेत्र, इधर भागलपुर और उधर किशनगंज। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य हो रहा है, अलग अलग चीज़ें उत्पादित की जा रही है, लेकिन खपत उसकी हम देखें तो पूरे बिहार वाले क्षेत्र में है। अब चार कोनों पर यहाँ पर उत्पादन हो रहा है और खपत पूरे राज्यों में उसकी होनी है। अर्थात इन सभी जगहों से राज्य के हर एक जिले तक उस वस्तु को पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो वहां पर खपत हो पाएगा। अर्थात इसके लिए क्या चाहिए? परिवहन चाहिए, है ना। परिवहन, जो गाड़ियां हमारी चलती है, रेलवे हमारा होता है, तो ये सभी के सभी परिवहन के अंतर्गत आएगा। अर्थात जो हमारी सड़क है, वहां से चीजों को अलग जगह पर पहुंचाने के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए, उसमें सड़क हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखें तो रेलवे हो जाएगा, वायु मार्ग हो जाएगा, जल मार्ग हो जाएगा। इन चार साधनों से हम वस्तु को एक स्थान से दूसरे जगह स्थानांतरित करते हैं ताकि वो वस्तु हर जगह वितरित हो सके। ठीक है, तो कोई भी अर्थव्यवस्था की हम बात कर ले, बिना आधारभूत संरचनाओं के उसके विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार की आधारभूत संरचनाएं। आधारभूत संरचनाएं क्या क्या होती है? तो देखिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। आधारभूत संरचनाएं जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ठीक है, अब देखिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास की बात करें तो उस अर्थव्यवस्था के विकास में ये आधारभूत संरचनाएं जो है ये एक स्नेहक का कार्य करती है ना। स्नेहक, लुब्रिकेंट। जैसे आप देखते हैं ना, मशीन का इंजन चले या फिर बेयरिंग की बात करें तो बेयरिंग में हम उसमें ग्रीस डालते हैं, या फिर देखा जाए तो ग्रीस और मोबिल दोनों मिक्सअप करके इंजन ऑयल डालते हैं। तो ये क्या करता है? स्नेहक का कार्य करता है। इससे क्या होता है कि उसकी जो स्पीड है ना, जो घर्षण होता है दो वस्तुओं के बीच में, उस घर्षण को ये निम्न करता है, कम करता है। अर्थात उस पर लगने वाला बल कम, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलता है। तो वही क्या है? स्नेहक है। और आधारभूत संरचनाओं की बात करें तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में स्नेहक का कार्य करता है। अब मान लीजिए रोड खराब है, वस्तु को आपको भागलपुर से पश्चिमी चंपारण लेकर जाना है, तो क्या होगा? बहुत धीरे धीरे आप लेकर जाएंगे। रोड खराब होगा, गाड़ियां उबड़ खाबड़ स्थान पर चलेगी, वस्तु अंदर से टूटेगा, अर्थात उसमें घर्षण माना जाएगा। अर्थव्यवस्था में यही कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा? वस्तु की क्षति होगी, परिणामतः उसमें लाभ की अपेक्षाएं हम कम रखेंगे, लाभ बहुत ही कम होगा, समय ज्यादा लगेगा। अर्थात अब यहां पर रोड बना दिया गया, अर्थात आधारभूत संरचना यहां पर अच्छी कर दी गई। अब हमने क्या किया? यहां पर स्नेहक डाल दिया, है ना, स्नेहक डाल दिया। अब क्या होगी? गाड़ी एकदम मक्खन जैसी चलेगी। रोड जब मक्खन जैसा होगा, गाड़ियां भी मक्खन जैसी स्पीड में चलेगी, कोई उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं, सामान अंदर कुछ भी टूटेगा नहीं, और समय से पहले भी वहां पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि आधारभूत संरचनाएं जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में स्नेहक का कार्य करती है। ठीक है, तो आधारभूत संरचनाएं में केवल सड़क ही नहीं है, परिवहन ही नहीं है, और क्या क्या है देखिएगा। तो इसके अंतर्गत देखें तो सबसे पहली चीज
चीज है परिवहन। परिवहन में आज हम केवल परिवहन करने वाले हैं बिहार से संबंधित, बाकी हम आगे देखेंगे यहाँ की ऊर्जा और संचार व्यवस्थाएं। तो आधारभूत संरचनाओं में मुख्य रूप से हम परिवहन देख लेते हैं, ऊर्जा देख लेते हैं, संचार व्यवस्था, क्योंकि कुछ भी आर्थिक क्रियाएं करने के लिए ये सभी अनिवार्य वस्तुएं हैं। ये सभी के सभी क्या है, अनिवार्य वस्तुएं हैं। मान लीजिए हमने फैक्ट्री ही लगा दिया है ना, अब फैक्ट्री में हमने मशीनें लगा दी, मशीनें चलेगी किससे, तो इसके लिए चाहिए भैया ऊर्जा, अर्थात बिना ऊर्जा के फैक्ट्री क्या है, जीरो है, हमारा कोई भी आउटपुट नहीं है। तो आधारभूत संरचना में परिवहन, ऊर्जा और संचार व्यवस्था ये तीनों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संचार व्यवस्था नहीं होगा तो कैसे पता चले किशनगंज में उस वस्तु की मांग है जो आपके यहाँ पर बक्सर वाले क्षेत्र में उत्पादित की जा रही है, रोहतास वाले क्षेत्र में उत्पादित की जा रही है। तो संचार व्यवस्था के माध्यम से ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और इसी कनेक्शन के माध्यम से इसकी जो मांग होती है, इसके मांग की पूर्ति की जाती है इसके द्वारा। अर्थात बिना संचार व्यवस्था के कैसे होगा, पहले क्या होता था, चिट्ठी भेजी जाती थी, फिर कबूतर जा 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 कबूतर लेकर जाता था। वर्तमान में क्या है, बस टिक 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 पहुंच गया वहां पर संदेश कि भैया हमें ये चीज चाहिए, ये यहीं से भेज दिए। किसके माध्यम से, अगर छोटी चीज है तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से भेज दिए, बड़ी चीजें है तो गाड़ी के माध्यम से, वैन के माध्यम से भेज दिए, उससे ज्यादा बड़ा है तो रेलवे के माध्यम से भेज दिए, जल्दी भेजना है तो एयर के माध्यम से भेज दिए। तो ये सभी के सभी क्या है, आधारभूत संरचनाएं हैं, इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। सारी चीजें अच्छे से हमें समझते हुए चलना है। तो आधारभूत संरचना की क्या है, आधारभूत संरचना की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अर्थव्यवस्था के विकास हेतु ये स्नेहक का कार्य करती है और इसके अंतर्गत परिवहन, ऊर्जा, संचार व्यवस्था हमें पढ़ना है, इसको हमें अच्छे से यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसके बाद वित्त हो जाते हैं, फाइनेंस हो जाते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो परिवहन के अंतर्गत सड़क आ जाएगा, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, तो इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में सड़क, बिहार में रेलवे, बिहार में वायु व्यवस्था और जल व्यवस्था। क्लियर है, पृष्ठभूमि समझ में आ गई, बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इमाम जी कह रहे हैं कि कोर्स वैलिडिटी का डेट बढ़ा दीजिए ताकि रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। देखिए, मीटिंग है, कल मीटिंग है ना, ऑफिशियल मीटिंग है, तो कल इस बात को रखा जाएगा। ठीक है ना, रिवीजन का टाइम आप सभी को दिया जाएगा। मैंने बोला था वैलिडिटी एक बार फिक्स हो जाती है तो फिर बढ़ाने के लिए पैसे पेमेंट करना पड़ता है हमें खुद, है ना, तो ये वैलिडिटी बढ़ाने के लिए हम पेमेंट करेंगे, उतना आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक, चलिए, तो ये समझ में आ गया। चलिए, अब एक एक चीज को हम देखते हुए चलेंगे, हर एक चीज को अच्छे से समझना है और कुछ होमवर्क भी यहाँ पर दूंगा। सैटरडे संडे है ना आगे, तो आप सभी को होमवर्क करने हैं, होमवर्क करके मुझे भेजना भी है। ठीक, चलिए देखते हैं, एक एक चीज को दिमाग में बैठा लेने हैं, है ना, दिमाग में बैठा लेने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर परिवहन, है ना। आज केवल हम परिवहन ही करेंगे, बाकी अन्य दिन हम यहाँ पर ऊर्जा करेंगे, संचार व्यवस्थाएं करेंगे, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारी चीजें करेंगे जो बिहार से संबंधित है। और साथ ही साथ जो भी इसमें नियोजन है ना, अंत में करंट अफेयर के रूप में बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को भी करवाऊंगा। तो टेंशन नहीं लेने हैं, हर एक चीज़ समझते हुए चलने हैं। तो आज हम देखने वाले हैं परिवहन, और परिवहन की बात करें तो इसको भी हम क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास में ये क्या करता है, स्नेहक का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये गति को बढ़ा देता है। जो कहीं भी जाने के लिए गतिशीलता होती है, उस गतिशीलता को ये बढ़ा देता है। परिणामतः हम कह लेते हैं कि ये क्या करता है, एक स्नेहक का कार्य करता है। ठीक, अब पूरी हम बिहार में देखने वाले हैं सड़कों की। ठीक है, कैसे कैसे सड़कों का निर्माण हो रहा है, कौन कौन सी सड़कें हैं, किससे किससे कनेक्ट करती है, तो थोड़ा सा इसमें आप सभी को होमवर्क भी मैं देने वाला हूं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम परिवहन के अंतर्गत सबसे पहले सड़क परिवहन। सबसे पहले सड़क परिवहन, तो सड़क परिवहन के अंतर्गत कैसी कैसी सड़कें आपको बिहार में देखने को मिलती है। तो हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं, जो केंद्र सरकार बनाती है, कौन सा बनाती है, नेशनल हाईवे बनाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाती है।
ठीक है। उसके बाद स्टेट हाईवे हो जाता है, फिर जिला स्तर पर बनाया जाता है, और उसके बाद देखें तो ग्रामीण स्तर पर सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो ये 4 स्तर की सड़कें हैं। 4 स्तर की सड़कों के अंतर्गत बिहार में कैसी कैसी संरचनाएं देखने को मिलती है, सब पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनएच क्या करता है, बड़ी बड़ी शहरों को, बड़ी बड़ी जो हमारी राजधानियां हैं, राजधानियों को जोड़ता है। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है, बड़ी बड़ी जो देखा जाए जो कंपनियां हैं, कंपनियों का क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया को एनएच से जोड़ दिया जाता है, राजधानियों को एनएच से जोड़ दिया जाता है। तो ये बड़ा बड़ा काम ये कर जाता है। उसके बाद देखिए स्टेट हाईवे क्या करता है, तो वो क्या करेगा, जिलों को कनेक्ट करेगा, जितना भी जिला है उन जिलों को कनेक्ट कर देगा। ठीक, स्टेट हाईवे से हमने जिलों को कनेक्ट कर दिया, बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट कर दिया। अब इन जिलों के अंतर्गत बहुत सारे ब्लॉक है, अनुमंडल है, ग्राम पंचायत है, तो इन सभी को जोड़ने का प्रयास करता है जो जिला के द्वारा बनाया जाता है रोड। ठीक है, और उसके बाद देखिए गांव में बहुत सारी आपकी गलियां होती हैं, छोटी छोटी रोडें होती हैं, तो वो सभी ग्रामीण स्तर पर बनाई जाती है। तो 4 स्तर पर सड़कें आप सभी को दिखाई पड़ती है, उसकी हम चर्चा यहां पर करेंगे। किसकी कितनी लंबाई है वर्तमान समय में बिहार के अंतर्गत, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सारी चीजें स्पष्ट रूप से देखते हुए चलना है, ये दिखाई ना दे टेंशन नहीं लेना है, जो आपको पीडीएफ मिलेगा वहां से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा नेशनल हाईवे की बात करें, है ना, नेशनल हाईवे यहां पर दिया गया है कि कितने कितने हैं। ठीक है, अब नेशनल हाईवे में देखिए क्या होता है, एक होता है एक लेन जिसकी चौड़ाई होती है 3.75 मीटर। पहले ये समझ लीजिएगा, रोड की बात करें तो एक लेन होता है, मध्यवर्ती लेन होता है, 2 लेन होता है। उसके बाद यहां पर देखें तो एक लेन उस रोड को कहते हैं जिसकी चौड़ाई 3.75 मीटर होती है, इसे हम एक लेन कहते हैं। मध्यवर्ती लेन की बात करें तो इसकी चौड़ाई 5.5 मीटर होती है। जिस रोड की चौड़ाई 7 मीटर होती है उसको 2 लेन कहा जाता है। और एक और सड़क यहां पर देखने को मिलती है जो 7 मीटर से भी अधिक चौड़ी होती है, कई लोग इसको 3 लेन भी कह लेते हैं। और उसके बाद देखें तो आपको 4 लेन देखने को मिलेगा, 6 लेन और 8 लेन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें सड़कों की श्रेणी हैं, इसी को हमें यहाँ पर देखना है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डेटा जो है सितंबर 2020 का, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जो यहाँ पर लेटेस्ट दिया गया है डेटा, वो लेटेस्ट डेटा आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। ये ग्राफ किस चीज का है, तो बिहार में सड़क नेटवर्क की जो स्थिति है उसका। यहां पर दे रखा है नेशनल हाईवे, एनएच यहां पर दे रखा है, यहां दे रखा है स्टेट हाईवे, है ना, और यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट रोड, है ना, इसको मैंने डीआर लिख दिया। ठीक है, ये समझिएगा। अब देखिएगा बिहार में अभी हम बात कर रहे हैं कब तक, सितंबर 2020 तक। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, एनएच की बात करें, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, देखिएगा टोटल लंबाई है 5475.05 किलोमीटर। ठीक है, 5475.05 किलोमीटर यहां पर नेशनल हाईवे है बिहार में। स्टेट हाईवे की बात करें तो 3713.53 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, और यहां पर हम डिस्ट्रिक्ट वाला देखें, जो मुख्य जिला पथ है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, 14,886.36 किलोमीटर लंबाई है यहां पर मुख्य जिला पथ की। ये बातें क्लियर हैं। यहां पर हमने बात की नेशनल हाईवे की, तो देख लीजिएगा प्रश्न पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे के अंतर्गत सबसे ज्यादा किस जिले में इसकी लंबाई है, तो ये भी देख लीजिएगा। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें जिसकी टोटल लंबाई बिहार में लगभग 5475 किलोमीटर है, इसमें से देखें तो सबसे ज्यादा जो इसका लेंथ है आपको पटना में देखने को मिलता है। ठीक है, कितना है, 440 किलोमीटर। तो नेशनल हाईवे के अंतर्गत देखें तो सबसे लंबी लंबाई इसकी पटना में है, 440 किलोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा मधुबनी, मधुबनी में है 322 किलोमीटर नेशनल हाईवे। और तीसरे नंबर पर है मुजफ्फरपुर, जहां पर 259 किलोमीटर नेशनल हाईवे देखने को मिलता है। तो शीर्ष 3 जिले हैं, इसको याद कर लीजिएगा। एक नंबर पर पटना, फिर मधुबनी, फिर मुजफ्फरपुर। अब बात कर ले हम
ये तो हमारा हाईएस्ट हो गया। निम्नतम भी देख लें तो जो सबसे छोटे जिले होंगे वहां पर निम्नतम होगा। तो नेशनल हाईवे की लंबाई की बात करें तो सबसे कम लंबाई वाला जिला जो है वो शिवहर है। यहां पर 22 किलोमीटर ही केवल नेशनल हाईवे देखने को मिलता है। 2 नंबर पर है शेखपुरा 46 किलोमीटर, 3 नंबर पर है लखीसराय। ठीक है, ये बातें यहां पर याद रखिएगा। ठीक, अब देखिएगा 2015 से 20 के मध्य देखें 2015 से 20 के मध्य देखें यानी कि लगभग 5 वर्षों में, तो नेशनल हाईवे की लंबाई में बिहार में 880 किलोमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। कितनी? 880 किलोमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। और इस बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे किस जिले में बनाए गए हैं? तो सबसे पहले नंबर पर आएगा हमारा समस्तीपुर। समस्तीपुर में 2015 से 20 के अंतर्गत 93 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है। उसके बाद मधुबनी आ जाता है जहां पर 86 किलोमीटर, और बक्सर की बात करें बक्सर में 81 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है। तो ये सभी डेटा है जो आपको आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसको मैं यहां पर बताते हुए चल रहा हूं। तो ये समझ में आ गया, हमने नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई देख ली, स्टेट हाईवे की देख ली और मुख्य जिला पथ की देख ली, है ना। इसके अंतर्गत नेशनल हाईवे में किसका ज्यादा है किसका कम है और कहां पर सबसे ज्यादा 2015 से 20 के अंतर्गत बनाया गया, इसको भी हमने यहां पर देखा। ये चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सड़क परिवहन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें है। अब देखिएगा यहां पर सड़कों की बात करें तो बिहार के द्वारा पहले भी 7 निश्चय था, है ना, अभी भी 7 निश्चय, इसका वर्जन 2 यहां पर प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो 7 निश्चय 2 की बात करें तो यहां पर एक निश्चय क्या है, उसी के अंतर्गत सुलभ संपर्कता। ठीक है, 7 निश्चय में से बिहार सरकार की एक निश्चय क्या है, सुलभ संपर्कता, और इसके तहत यहां पर पहल किया जा रहा है। इसके तहत देखें तो आप सभी को यहां पर संपर्क स्थापित करने के लिए विशेष प्रकार का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि यहां पर सबसे पहले ग्रामीण पथ संपर्क स्थापित किया जा रहा है, यानी कि रोड यहां पर बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से, यह क्या है, ग्रामीण पथ संपर्क, यानी कि एक गांवों का दूसरे गांवों से पथ के माध्यम से संपर्क हो जाए। तो बिहार के 7 निश्चय में से इसी को देखते हुए, यानी कि संपर्कता को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहां पर सुलभ संपर्कता एक यहां पर निश्चय रखा गया है। और इसी के तहत देखें तो गांवों में भी पथ का निर्माण किया जा रहा है, ग्रामीण पथ संपर्क कहा गया है इसे, है ना। और उसके बाद देखें तो शहरी पथ संपर्क है, यानी कि गांवों को शहर से जोड़ना। पहला उद्देश्य है गांवों को गांव से जोड़ना। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या लिखा है, एक बार पढ़ देता हूं। गांवों के बीच संपर्क होने से क्या होता है, सबसे पहला, कृषि उत्पादों को वाणिज्य एवं व्यापार के लिए ग्रामीण बाजारों में ले जाने के लिए प्रचुर मात्रा में अवसर उपलब्ध होते हैं। यानी कि मान लीजिए गांवों की कनेक्टिविटी किसी अन्य गांव में ना हो, किसी अन्य शहरों में ना हो, तो वहां पर जो भी उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को हम शहर तक तो नहीं पहुंचा सकते, बाजार तक तो नहीं पहुंचा सकते, यानी कि अवसर की यहां पर देखा जाए उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम गांवों को शहरों से जोड़ दे, गांवों को गांवों से जोड़ दे, कनेक्टिविटी बना दे, तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अवसर की प्राप्ति होगी कि कृषि उत्पादों को हम कहीं और ले जाकर बेच दें। इससे क्या होगा, खेलकूद, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, सूचना, प्रौद्योगिकी अधिसंरचना आदि सामान्य सेवाओं के साझा करने से समुदाय का रूपांतरण भी होता है। यानी कि पहले से जो भी संरचनाएं चल रही है, जो भी प्रवृत्तियां चल रहा है, इन सभी में भी क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद है शहरी पथ संपर्क। पहला है ग्रामीण पथ संपर्क, दूसरा है शहरी पथ संपर्क, यानी कि गांवों को शहरों से जोड़ देना है। देखिएगा इसके अंतर्गत क्या क्या हो रहा है। तो पथ निर्माण विभाग ने भारी परिवहन वाले मार्गों की पहचान की है कि कहां कहां से भारी परिवहन है ना, ज्यादा से ज्यादा परिवहन किया जाता है। और सुलभ संपर्कता के तहत उन खंडों में चौड़ाई बढ़ाने तथा उन्हें बाईपास में बदलने का निश्चय किया गया है। यानी कि जहां से सबसे ज्यादा शहरी पथ संपर्क के अंतर्गत जहां से सबसे ज्यादा परिवहन हो रहा है, वहां पर क्या किया जाएगा, उसकी पहचान करके सबसे पहले तो उसकी चौड़ीकरण की जाएगी, है ना।
सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कहीं से घूम के आना है तो उसके स्थान पे हम बाईपास का प्रयोग कर लें। शहरों से अगर जा रहा है, आपने देखा होगा आपके अगल बगल में भी अगर कोई रोड है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, कोई सा भी हो, अगर वो किसी बाजार से होकर गुजर रहा है, किसी शहर के बीच से होकर गुजर रहा है, तो उसको क्या कर दिया गया, बाईपास निकाल दिया गया है ना। शहर के पीछे पीछे या बगल बगल से एक रोड निकाल दिया गया ताकि इसकी जो स्पीड है, अब जहां शहर होगा, बाजार होगा, उसमें आप जाएंगे गाड़ी लेकर, जाम लगेगी, समय लगेगा, तो समय बचत हेतु यहां पर बाईपास बनाया जा रहा है। तो ये सभी के सभी सुलभ संपर्कता के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो शहरी पथ संपर्क के अंतर्गत क्या हो रहा है कि वैसे रास्तों को चूज किया जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा परिवहन हो रहा है, उसकी चौड़ीकरण की जा रही है और साथ ही साथ बाईपास के माध्यम से इसको जोड़ा जा रहा है ना। और ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीण पथ संपर्क के अंतर्गत गांवों को गांव से, गांवों को शहर से जोड़ा जा रहा है। क्लियर है बातें? ये सारी चीजें आपको वहां पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। ठीक, अब देखिएगा यहां पर डेटा जो मैंने दे रखा है, देश के प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय उच्च पथ नेटवर्क, यानी कि देश के जो प्रमुख राज्य हैं उसमें कितने आपको नेशनल हाईवे की लंबाई है, वो सारी चीजें यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा सबका हमें नहीं देखना, एक पूरे भारत का देख लेते हैं, दूसरा बिहार का देख लेंगे, बाकी पीडीएफ में आपका रहेगा, आप देख लीजिएगा, अन्य एग्जाम के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। हम बातें केवल बिहार की करेंगे। ठीक है, तो पहले हम भारत में बात करते हैं। यहां पर 2005, 10, 15, 17, 19 ये सभी दे रखा है ना। और पथ घनत्व भी दिया गया है। बिहार में आपने देखा होगा घनत्व से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा हम सबसे पहले नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं ना, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। अगर हम भारत में देखें कब 2019 के डेटा के अनुसार, तो यहां पर 1,32,500 किलोमीटर, कितना, 1,32,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लंबाई थी। कब? 2019 में। ये लेटेस्ट डेटा यहां पर दिया गया है किसके द्वारा? तो भारत सरकार की डेटा है, पथ परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है, 1,32,500। और बिहार में देखें तो बिहार में कितना है भैया? तो 5,358 किलोमीटर, 5,358 किलोमीटर 2019 की डेटा है ये। ठीक, अब देखिएगा घनत्व की बात करें 2019 में, तो भारत के स्तर पर यहां पर घनत्व का मतलब हुआ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, है ना, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत कितना किलोमीटर सड़कों की लंबाई है। ठीक है, अब 100 वर्ग किलोमीटर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके अंतर्गत वहां पर कितना नेशनल हाईवे देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए बिहार, पूरे भारत स्तर पर, तो यहां पर घनत्व कितना है 2019 में? 4, है ना, घनत्व कितना है? 4 किलोमीटर। ठीक, जबकि हम बिहार की देखें तो भारत के स्तर से क्या है? उच्च है, कितना? 5.7 है। तो यहां पर घनत्व कितना है? पथ घनत्व 5.7। ये बात याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर से आपको उच्च देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ और डेटा है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों की संख्या और लंबाई। ठीक है, डेटा कब तक की अपडेटेड है? सितंबर 2020 तक की अपडेटेड है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ यानी कि नेशनल हाईवे की संख्या है और उसकी लंबाई है। यहां पर भी देखिए सितंबर 2020 में दिया गया है, लेकिन नेशनल हाईवे का जो नाम परिवर्तित किया गया है, यहां पर जो डेटा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, इसमें परिवर्तित करके नहीं दिया गया है। अब यही होमवर्क आप सभी का होगा कि आप सभी को फाइंड आउट करके रखना है और मुझे भेजना भी है, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आप लोगों ने काम किया है कि नहीं किया है। यहां पर जो नेशनल हाईवे 85 है, 84, 83, 82 ये सारी चीजें हैं, इसको फाइंड आउट करना है कि इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। कहां से मिलेगा वो भी मैं अभी दिखा देता हूं। पीडीएफ में चाहता तो दे सकता था, लेकिन मैं पीडीएफ क्यों दूं भैया? हम कितने दिन साथ हैं, भविष्य में तो साथ में नहीं रहेंगे ना, इसलिए सिखा के जाऊंगा कि कहां से मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिएगा बिहार में एनएच की संख्या और उसकी लंबाई यहां पर दी गई है, बहुत सारा है। जैसे यहां पर देखिएगा नेशनल हाईवे 2, 19, 28, 28A, 30, 30A, 31, 57, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, है ना। उसके बाद इधर 98, 99, 101 ऐसे करते करते आपको बहुत सारी यहाँ पर संख्याएं दिखाई देगी। कहाँ तक? तो 131G तक दिखाई देगी, है ना, 131G तक आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक, अब आपको क्या करना है कि इसको सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है अभी देख लीजिए, फिर हम आते हैं कक्षा
पर, ठीक है ना। कहाँ सर्च करना है, तो आपको जाना है गूगल पे, है ना। गूगल बाबा सब देते हैं, ठीक है ना। गूगल बाबा क्या करते हैं, सब कुछ देते हैं, बस पूछना चाहिए। जैसे ऐड देता है ना कि ये पता हो कि किससे पूछना है, जवाब सब मिलता है, ठीक। तो कहाँ जाना है, गूगल पे सर्च क्या करना है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। तो मैंने डाल दिया NHAI, है ना, इसको मैंने डाला सर्च में। यहाँ पर खुलेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसका साइट खुल जाएगा। आपको मिलेगा कहाँ, तो सबसे नीचे जाना है, ठीक। यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर तो सारे जितने मंत्री हैं सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। फास्टैग भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अगर गाड़ी वाड़ी हो तो अप्लाई आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर कहीं से भी, ठीक। सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रोड नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है रोड नेटवर्क, ठीक। एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है रोड नेटवर्क, दिख गया। इसके नीचे आप देखेंगे तो इसी के नीचे है, इसी के अंतर्गत इंडियन रोड नेटवर्क, क्या है, इंडियन रोड नेटवर्क, ठीक। अब इंडियन रोड नेटवर्क पर आपको क्लिक करना है। यहाँ इंडियन रोड नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा आपके पास। कौन कौन सा ऑप्शन है, इसको पहले मिटा देता हूं। ठीक, यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा दो ऑप्शन कौन है। एक दे रखा है यहां पर स्टेट वाइज लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया, यानी कि राज्यवार नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया की जो यहां पर NH संख्या है वो राज्यवार आपको लेंथ यहां पर दिखाई देगा। और दूसरा है नेशनल हाईवे समरी, तो आपको क्लिक करना है स्टेट वाइज लेंथ ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट वाइज, सीधे यहां पर हर राज्य का आपको दिखाई पड़ेगा। तो हमने क्लिक कर दिया यहां पर स्टेट वाइज पर। इधर है PDF, तो PDF वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें हर एक राज्य का डिटेल दिया गया है। तो ABCD अल्फ़ाबेटिकल ये है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, आंध्र प्रदेश दिखाई देगा, है ना। हमें आंध्र प्रदेश में नहीं जाना, और ऊपर जाएंगे तो एक और आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद आपको अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश को जैसे ही पार करेंगे तब हमारा अपना आएगा यहाँ पर बिहार, नहीं अभी आसाम है ना। तो आसाम को पार करेंगे अब आएगा अपना बिहार, ठीक है। तो स्टेट वाइज लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया कब तक अपडेटेड है, 30/11/2018 तक। और यहाँ पर आ गया है बिहार। अब बिहार में देखना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सबके नए नए नाम दिए गए हैं, 119, 219, 319, 20, 120, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ से काम ये करना है कि आप सभी को इसको लिस्टिंग कर लेना है, बिहार में जितने भी हाईवे हैं और कौन किसको जोड़ता है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ना कि कौन सा स्टेट हाईवे किसको जोड़ता है, तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ से लिख लेना है कि मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं NH-22 की, है ना। तो इसमें स्टेट हाईवे 77, 19, 30, 83, 99 सभी मिलते हैं, ठीक। अब कहाँ से कहाँ, तो सोनबरसा कहाँ है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर। तो वहाँ से स्टार्ट होके सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, पुनपुन, गया, बोधगया, है ना। उसके बाद धोबी, झारखंड ये चला जाता है। कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर दे रखा है 282.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये सब देख लीजिएगा और किससे किसको जोड़ता है ये होमवर्क है। अगर सैटरडे संडे नहीं होता बीच में तो ये सारी लिस्टिंग में करके देता, लेकिन 2 दिन छुट्टी है तो थोड़ा सा आप लोग भी यहाँ पर मेहनत कर लीजिए। कर लेंगे ना, एक बार कमेंट करके बताइएगा। सबका चाहिए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। कर लेंगे ना, वेट कर रहा हूं मैं कमेंट का। चलिए बताइएगा। सबका आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए। सोर्स मैंने बता दिया कहाँ से निकलेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करके पूरी लिस्टिंग करनी है। व्हाट्सएप नंबर नहीं है
चलिए लास्ट में मैं दे दूंगा, याद दिलवाइएगा। सबके पास, बाकी सबके पास होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो लास्ट में क्लास समाप्ति के पश्चात बोलिएगा, मैं वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर लिख दूंगा, ठीक है ना। चलिए या लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए व्हाट्सअप नंबर, केवल व्हाट्सअप नंबर है 87 00 62 54 52, 87 00 62 54 52, 87 00 62 54 52। इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है पूरी लिस्टिंग बताकर, ठीक है। रिप्लाई नहीं करता, अवश्य ही रिप्लाई करता हूं। अब ऐसे क्वेश्चन आप पूछिएगा, है ना, मैंने बोला है ना कि जो भी लगता है कि महत्वपूर्ण है उसका मैं रिप्लाई कर देता हूं, ठीक। अब कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो महत्वपूर्ण नहीं हो, जिसको आप आसानी से पता कर सकते हैं, तो वैसे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम से कम 1000 बच्चों के मैसेज आते हैं, अब उसमें देखना पड़ता है, जो इम्पोर्टेंस होता है सबसे ज़्यादा मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं अगली कहानी पर, ठीक। चलिए, तो हम यहां पर थे, हमने देख लिया पूरा, ये डेटा यहां पर दे रखा है लेटेस्ट, इसमें से आपको नंबरिंग क्या करना है, चेंज कर देना है। यहां पर मैंने ग्राफिंग भी दिखाने का प्रयास किया है। बिहार में चौड़ाई के आधार पर राष्ट्रीय उच्च पथों की संरचना, यानी कि कौन सी चौड़ाई की कितनी है। तो यहां पर देखिएगा जो ब्लू लाइन से दे रखा है वो एक लेन है, यानी कि हम देखें 2005 और 2020 की यहां पर कंपेयरिंग की गई है। जो यहां पर ग्रीन वाला दिख रहा है ये 2 लेन वाला है, तो 38% सबसे ज्यादा बिहार में देखे अभी तो सबसे ज्यादा आपको 2 लेन वाला रोड आपको देखने को मिलेगा एनएच के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां पर ये ग्राफिंग है, आप देख लीजिएगा, ये डेटा यहां पर दिया गया है, यहां से आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं स्टेट हाईवे की, ठीक। अब बात करते हैं स्टेट हाईवे की। राज्य उच्च पथ, हिंदी में बोलते हैं राज्य उच्च पथ, ठीक है। हिंदी की थोड़ी सी शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, जबरदस्त प्रकार की है। तो यहां पर देखिए स्टेट हाईवे क्या करता है, तो सबसे पहले तो ये राज्य की राजधानियों को जोड़ता है ना। अंतर राज्य सीमा जो है इसको भी जोड़ देता है, महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ देता है, राष्ट्रीय उच्च पथ आदि से जुड़ाव ये रखता है, यानी कि राजधानी को जोड़ता है, अंतरराज्यीय सीमा जो होती है उसको जोड़ देता है ना, महत्वपूर्ण शहर, राष्ट्रीय उच्च पथ, ये सारे जिले विले सबको ये जोड़ देता है, ठीक। इसका मुख्य काम क्या होता है कि ये रोड जो है आपको आकर कहां, तो नेशनल हाईवे में जोड़ते हुए दिखाई पड़ेगा। मुख्य उद्देश्य इसका ये रहता है, ठीक है। अब नेशनल हाईवे के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण शहर नहीं जुड़ पाए तो राज्य क्या करेगी, नेशनल हाईवे से उस शहर तक एक स्टेट हाईवे बना देगी, ठीक है। तो ये सारे आपको दिखाई पड़ेंगे। अब देखिएगा सितंबर 2020 तक देखें तो राज्य में स्टेट हाईवे नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी थी, कुल लंबाई 3713 किलोमीटर था, ठीक है। सितंबर 2030 तक स्टेट हाईवे नेटवर्क की कुल लंबाई 3713 किलोमीटर था, जिसका अधिकांश हिस्सा जो है कितना 68% ये 2 लेन वाला है। यानी कि स्टेट हाईवे की भी बात करें तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो आपको 2 लेन वाला दिखाई पड़ेगा। अब देखिएगा वर्ष 2015 से 20 के मध्य 550 किलोमीटर स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदल दिया गया, है ना। जैसे लगता है स्टेट हाईवे कहीं पर है, अगर केंद्र सरकार को लगती है कि इसको और महत्वपूर्ण देना चाहिए, है ना, तवज्जो, तो उसको स्टेट हाईवे को वो नेशनल हाईवे में बदल देती है। तो इससे क्या होगा कि जो स्टेट हाईवे की लेंथ है वो कम होगी ना, तो और बनेगा, फिर और बढ़ेगा। तो लगभग 5 वर्षों में 550 किलोमीटर स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदल दिया गया, ये यहां पर डेटा दिया गया है। अब देखिएगा जैसे हमने नेशनल हाईवे का देखा था वैसे ही स्टेट हाईवे की लंबाई देखें जिलेवार, तो सबसे ज्यादा जो स्टेट हाईवे है ये भी आपको पटना में देखने को मिलेगा 215 किलोमीटर, फिर गया में देखने को मिलेगा 210 किलोमीटर, 3 नंबर पर है 209 किलोमीटर दरभंगा में। तो ये स्टेट हाईवे है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर। उसके बाद अब बात करते हैं मुख्य जिला पथ नेटवर्क।
है ना। मुख्य जिला पथ नेटवर्क ये क्या करता है, तो ये कम विकसित क्षेत्रों को, यानी कि जो गांव है, जैसे ब्लॉक हो गया, गांव हो गया, ये सभी क्या हो गए, कम विकसित क्षेत्र हैं, तो इनको क्या करता है, जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य करता है। तो मुख्य जिला पथ नेटवर्क जो है ये क्या करता है कि कम विकसित क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ देता है। नजदीकी स्टेट हाईवे अगर गुजर रहा है, मान लीजिए स्टेट हाईवे है, उसके आसपास में कोई क्षेत्र है जो उतनी विकसित नहीं है ना, सड़क भी वहां पर नहीं है, तो यहां पर देखा जाए तो मुख्य जिला पथ नेटवर्क क्या करेगा कि उस क्षेत्र को स्टेट हाईवे से जोड़ देगा। बगल से अगर नेशनल हाईवे निकल रहा है तो नेशनल हाईवे से जोड़ देगा, है ना। रेल मार्ग यानी कि कहीं पर स्टेशन है तो उस क्षेत्र को उस स्टेशन से जोड़ देगा, ठीक है। शहर है तो उस क्षेत्र को शहर से जोड़ देगा, है ना। तो ये सभी कार्य कौन करता है, मुख्य जिला पथ नेटवर्क। तो क्या क्या करता है, कम विकसित क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ेगा, यानी कि जिला से जोड़ देगा। नजदीकी जो स्टेट हाईवे होगा उससे जोड़ देगा, नेशनल हाईवे नजदीकी होगा उससे जोड़ देगा, रेल मार्ग स्टेशन से जोड़ देगा और साथ ही साथ शहरों से जोड़ देगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। इससे क्या होगा देखिए, इसके अलावे देखिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मुख्य जिला पथ जो है ये कृषि क्षेत्र को कृषितर क्षेत्रों से जोड़ता है, कृषि क्षेत्र को कृषितर क्षेत्रों से जोड़ता है। यानी कि कृषितर क्षेत्र कौन हो गए, शहरी वाले क्षेत्र हो गए, यानी कि शहरी उत्पादों से वहां पर अन्य उत्पाद ग्रामीण उत्पादों से वहां पर अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं और कृषि के अलावे अन्य कार्य भी किए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कृषितर क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्रों को कृषितर क्षेत्रों से जोड़ता है मुख्य जिला पथ नेटवर्क, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिएगा कुछ डेटा, वर्ष 2005 में देखें तो पूरे बिहार में मात्र 8,891 किलोमीटर जिला पथ था, है ना। कब, 2005 में कितना, 8,891 किलोमीटर था। और ये भी इतना था, ये भी जर्जर अवस्था में था, टूटा फूटा था, गड्ढे थे, इस रोड से गुजरी अगर गाड़ी लेकर गुजरते हैं तो फंस जाया करता था, तो इस प्रकार के था। लेकिन वर्तमान समय में देखें, वर्तमान कब तक का डेटा, तो सितंबर 2020 तक, सितंबर 2020 में ये बढ़ के कितना हो गया, 14,886 किलोमीटर, है ना। कितना हो गया, 14,886 किलोमीटर ये हो गया है और एकदम बढ़िया हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, एकदम बढ़िया हो गया है, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ डेटा है, जैसे वो वाला ग्राफ था NH का हमने देखा था, यहाँ पर ये स्टेट हाईवे का है ना, ये स्टेट हाईवे का है और ये जिला पथों की संरचना है। तो यहाँ पर ये डेटा मैंने सम्मिलित कर रखा है, इसको देख लीजिएगा कि कौन सा यहाँ पर ज़्यादा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब अंतिम इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क। हमने NH देख लिया, स्टेट हाईवे देख लिया, मुख्य जिला पथ देख लिया, अब हमारा बच जाता है ग्रामीण सड़क। ये क्या करता है भैया, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन दशा में सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, अब मान लीजिए कम विकसित क्षेत्रों तक पहुंच गया, कौन सा, तो जिला पथ वाला। अब हमारे पास बहुत सारे गाँव हैं, गाँव में क्या होता है, गलियाँ होती है, पतली गलियाँ होती है, सड़कें होती हैं। जो आपके यहाँ मुखिया जी सड़क बनाते हैं वो सभी ग्रामीण सड़क नेटवर्क हुआ करते हैं। तो मुखिया जी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सड़क बनवाते हैं। अब इसके अंतर्गत जो आपका मुख्य सड़क है गांव में वो बनवाएंगे। उसके साथ साथ आपने देखा होगा वर्तमान समय में कि पतली पतली गली जो जहां पर पहले ईंटाकरण भी नहीं हुआ था, ईंट भी नहीं बिछाया गया था, वर्तमान समय में उसको ढलाई करवा दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत, ग्राम सड़क नेटवर्क के अंतर्गत है, ठीक है। तो छोटी छोटी गलियों से लेकर गांव में बनने वाले जितने भी रोड हैं वो सभी के सभी आपको इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, ग्रामीण सड़क नेटवर्क। ठीक, अब बिहार के जो 7 निश्चय 2 चल रहा है प्रोग्राम, इसके एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में क्या रखा गया है, सुलभ संपर्कता, अर्थात गांव गांव को शहरों से जोड़ देना है, गांव को गांव से जोड़ना है, गांवों को शहरों से जोड़ना है, सुलभ संपर्कता स्थापित करनी है। और यह संपर्क स्थापित होगा तो वो
गांव क्या होगा, विकसित होगा। अब मान लीजिए गांव के अधिकतर लोग, हम बात करें बिहार में तो सबसे ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है। पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन बिहार में देखें तो इसकी संख्या और भी ज्यादा है। अब बिहार में देखें विभिन्न प्रकार की सब्जी उगाई जाती है ना, फसलें उगाई जाती है। इन सभी को भैया शहर में पहुंचाने के लिए कनेक्टिविटी ना हो तो कैसे पहुंचाया जाएगा। अब सब्जी की बात करें तो एक दिन में अगर आज तोड़े, अगर आज नहीं बेचते हैं तो वो खराब हो जाता है 2-3 दिनों में। अगर मान लीजिए कनेक्टिविटी नहीं है, रोड खराब है, बारिश हो रही है, वैसी स्थिति में वो किसान नहीं ले जा पाएगा, अर्थात उसको अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो हानि होगी। तो इससे देखा जाए तो क्या होगा कि जीवन दशा सुधारने में विशेष रोल अदा करता है। अब मान लीजिए गांव के बच्चे हैं, है ना, लड़कियां हैं, लड़के हैं, इनको स्कूल जाना है। हर गांव में तो स्कूल नहीं है, वर्तमान समय में प्राथमिक तक है ना। उसके बाद देखिए और जो हमारा पंचायत लेवल है वहां पर तो अब उच्च विद्यालय भी स्थापित है, फिर कॉलेज है। तो यहां पर स्कूल जाने के लिए भी अगर सड़क अच्छा ना हो तो कैसे जाएंगे, ठीक है, लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे। तो इन सभी को जुड़ाव के माध्यम से इनकी जीवन दशा सुधारने में ग्रामीण सड़क नेटवर्क विशेष भूमिका निभाता है। अब देखिएगा इसकी डेटा, वर्ष 2005-06 में देखें तो ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई केवल 835 किलोमीटर थी, केवल 835 किलोमीटर, क्योंकि इस समय जो सरकार थी इन सब पर कोई विशेष भूमिका नहीं अदा करती थी। भैया इनका सोचना था कि भैया स्टेट हाईवे तो बन ही गया, है ना, उसके बाद जिला पथ वाला बन ही गया, राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता ही है, जरूरत क्या है गांवों में, है ना। उस समय देखा जाए तो लूट खसोट बिहार में बड़े स्तर पर हुआ है। अगर ये सारे डेवलपमेंट पहले से हुआ होता तो बिहार की संरचना जैसी आज है वैसी नहीं रहती। तो मात्र कितना 835 किलोमीटर था कब, 2005-06 में। लेकिन वर्तमान समय में बात करें सितंबर 2020 तक की डेटा है 500 यानी कि 1000 किलोमीटर भी नहीं था, और ये वर्तमान समय में बढ़ के 1 लाख किलोमीटर के आसपास होने जा रहा है। कितना, 96,883 किलोमीटर अभी देखने को मिलता है। ये सितंबर 2020 तक है। अभी डेटा अगर देखें, अभी लेटेस्ट करवाएं तो अभी भी इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और वर्तमान समय में भी ये रोड बने ही जा रहे हैं। तो ये देखा जाए सबसे ज्यादा प्रगति आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। जो वर्ष 2005-06 में 835 किलोमीटर केवल लंबाई थी, वो आज लाख किलोमीटर के आसपास पहुंचने ही वाला है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा या हो भी गया होगा, ठीक है। तो जब यहां पर डिटेल, जब रिसर्च किया जाएगा फिर से, है ना, तो पता चलेगा कि कितना है। क्लियर है। तो हमने पूरा का पूरा सड़क नेटवर्क देख लिया। सड़क नेटवर्क में सारी चीजें समझ में आ गई, एक बार बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं कमेंट देख रहा हूं। ऋषि प्रसाद जी मैंने दिखा दिया ना, नेशनल हाईवे की नया नाम कहाँ से मिलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर रोड नेटवर्क पर जाना है, और वहाँ पर फिर ऑप्शन मिलेगा आपको स्टेट वाइज, है ना, तो उस पर क्लिक करना है, वहाँ पर मिल जाएगा बिहार वाला। क्लियर। चलिए सारी चीज़ें समझ में आ गई। वहाँ पर NHAI के वेबसाइट पे राष्ट्रीय राजमार्ग का थोड़ा सा वहाँ पर मैप भी है, देखिएगा कैसे जाल सा बिछा हुआ है ना। तो वहाँ पर एक बार क्लिक करके अवश्य ही देखिएगा। भारत का मैप है, उसमें दिखाया गया है कैसे कैसे नेशनल हाईवे बिछे हुए हैं। आपको लगेगा कि मच्छरदानी लगाया गया है, भारत को मच्छरदानी लगा दिया गया है ताकि उसको मच्छर ना काटे। तो एक बार अवश्य ही देखिएगा, ठीक। चलिए हमने यहाँ पर देख लिया सड़क नेटवर्क। अब आते हैं रेलवे पर, ठीक है। रेलवे के कारखानों से संबंधित कल के उद्योग वाले चैप्टर में हमने किया था। आज हम रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं कि भैया रेलवे क्या है। परिवहन की पहली सुविधा, सबसे आसान सुविधा किसको माना जाता है, तो सड़क को, क्योंकि हर गांव को जोड़ा हुआ है। रेलवे को हर गांव में घुसाना संभव नहीं है। तो ये बड़े बड़े जो शहर है वहां पर इसके स्टेशन होते हैं, लेकिन सड़क की बात करें तो आपके दरवाजे तक ये जाती है। तो सबसे आसान परिवहन आपका सड़क, और सबसे सस्ते की बात करें तो सबसे सस्ता जल परिवहन हो जाता है, क्योंकि रोड के माध्यम से जिस वस्तु को ले जाने में जितना खर्चा लगता है उससे 60 गुना से भी 100 गुना से भी कम खर्चे लगते हैं आपको जल परिवहन में, ठीक है। तो सबसे सस्ता जल परिवहन और सबसे आसान सड़क परिवहन, ठीक है ना।
बात करते हैं यहाँ पर हम रेलवे की। तो बिहार की बात करें, है ना, तो बिहार का अधिकांश भाग जो है वो मैदानी भाग है, और मैदानी भाग में रेलवे की पटरियाँ बिछाने में कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होती। पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, दो ऑप्शन होते हैं, या तो पहाड़ी के साइड साइड में काटना, तो पहाड़ी काटना भी अपने आप में चुनौती होता है, और दूसरा क्या होता है, हम उसमें गुफा बना दे तो ये तो और बड़ी चुनौती हो जाती है। तो उन सभी की अपेक्षा हम देखें तो बिहार में क्या है, मैदानी भाग है, और मैदानी भाग में देखें तो चाहे हम सड़क बनाएं या रेलवे बनाएं, बड़े ही इजी तरीके से हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से देखें तो रेलवे की विकास हेतु बिहार एक अनुकूल स्थान दिखाई पड़ता है। ठीक, अब देखिएगा वर्ष 2019 तक बिहार में रेल पटरी की कुल लंबाई कितनी थी, 3720 किलोमीटर। कब तक, तो वर्ष 2019 तक बिहार में रेल पटरी की कुल लंबाई थी 3720 किलोमीटर, जबकि भारत में देखें तो 67,415 किलोमीटर। और वर्तमान समय में भी रेलवे पटरियां बिछाई जा रही हैं, है ना, कई सारी योजनाएं यहां पर चल रही है भारतीय स्तर पर, तो वो आपने देखा होगा। ठीक है, तो बिहार में कितना थी, 3720, जबकि भारत में 67,415 किलोमीटर था। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि बिहार में, पूरे भारत की जो रेल मार्ग है उसमें बिहार का हिस्सा कितना है, तो 5.5%। और ये स्थिरता बहुत पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि देखिए 2005 से लेकर 2019 तक तो इसमें मात्र 340 किलोमीटर लंबाई बढ़ी हुई है। कारण क्या है, मात्र 340 किलोमीटर लंबाई बढ़ी हुई है, तो इसका कारण क्या है, देखिएगा, कारण भी यहां पर बताता हूं। जैसे पहले की पटरिया अगर हम बात करें रेलवे की, तो ये 3 प्रकार की होती है, गेज कहते हैं इसको। तो एक होता है ब्रॉड गेज, वैसी पटरिया जिसके दो, है ना, दो पटरी होती है ना, एक पे लेफ्ट वाला एक पे राइट वाला। ठीक है, तो 2 पटरियां होती है। जब 2 पटरियों के बीच की दूरी 1.67 मीटर होती है तो ऐसे रेल लाइन को हम ब्रॉड गेज कहते हैं, है ना। तो ब्रॉड गेज समझ में आ गया, जब 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होगी, 1.67 मीटर, इसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। दूसरा हो जाता है मीटर गेज, अर्थात 2 पटरियों के बीच में 1 मीटर की जब दूरी होती है तो उसको हम बोलते हैं मीटर गेज। और सबसे पहले जो चलता था, जिस पर मजा आ जाता है, शायद आप लोगों ने बैठा हो, है ना, इसकी बात करें, तीसरा हो जाता है हमारा नैरो गेज, अर्थात जब 2 पटरियों के बीच की दूरी या तो 0.7 मीटर हो या 0.61 मीटर हो, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, नैरो गेज। यानी कि पटरी पास में होती थी, है ना, कितना, 1.61 मीटर की बात करें तो इसी के आसपास होगा, इतनी ही चौड़ी पटरी, और ट्रेन बहुत चौड़ी, तो इस पे ट्रेन उतनी स्पीड नहीं चल पाती। जब आप बैठेंगे तो मजा आएगा, जैसे लगता है कि झूले में बैठ रहे हैं, एक तो धीरे धीरे चलती है और झूमते झूमते चलती है, मजा आ जाता है। जैसे जब मैं छपरा जाता था पढ़ने के लिए, तो छपरा से मढ़ौरा वाले साइड में ये पटरी आपको देखने को मिलती थी। अगर जाना हो तो उस ट्रेन पे बैठ के जाइए आराम से, मज़े में झूमते हुए, इतने धीरे चलती थी कि लोग चलते हुए भी उस पर चढ़ जाते थे, उतर जाते थे, खूब झुमाती थी, है ना। तो अब क्या हो रहा है, इसकी जो लंबाई है धीरे धीरे कम की जा रही है ना। पहले ये चल रहा था मढ़ौरा वाले साइड में, अब शायद इसको बंद कर दिया गया, यानी कि लंबाई घटी और बाकी ब्रॉड गेज वाली यहाँ पर बढ़ी। तो इस हिसाब से देखें कि तो माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, यानी कि लगातार केवल प्लस होता तो तेजी से बढ़ोतरी होता, लेकिन माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, अर्थात धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि 2005 से 2019 तक मात्र 340 किलोमीटर लंबाई ही यहाँ पर बढ़ पाई है। हाँ, शायद खत्म हो गया है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये समझ में आ गया, रेल लाइन भी आपको समझ में आ गया। 3 गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक, चलिए अब देखिएगा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है। जैसे भारत की बात करें तो भारत क्या है, एक देश है। शासन प्रशासन करने हेतु देश को हमने राज्यों में और यूटीज में डिवाइड कर दिया। राज्यों को शासन प्रशासन अच्छे से करने के लिए हमने प्रमंडल में विभाजित कर दिया। प्रमंडल को जिले में, जिले को अनुमंडल में, और अनुमंडल को प्रखंडों में, प्रखंडों को ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत को गांवों में, गांवों को घरों में, और घरों में
व्यक्ति व्यक्ति, है ना। तो ये क्या है, शासन प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए हमने ऐसे विभाजन कर रखा है। वैसे ही पूरे भारतीय स्तर पर क्या है, रेलवे है। एक जगह से इसको कंट्रोलिंग नहीं किया जा सकता, तो इसको अच्छे से कंट्रोलिंग करने के लिए पूरे भारतीय रेलवे को हमने 17 जोन में डिवाइड कर रखा है। इन 17 जोन में से एक जोन आपको बिहार में देखने को मिलता है, कौन सा, तो मध्य पूर्व रेलवे। मध्य पूर्व रेलवे जिसका मुख्यालय आपको हाजीपुर में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना वर्ष 2002 ईस्वी में की गई थी। तो भारतीय रेलवे को 17 जोनों में डिवाइड किया गया है ना, 17 जोनों में डिवाइड किया गया है। और इसमें से देखें तो मध्य पूर्व रेलवे जो है इसका मुख्यालय आपको हाजीपुर में देखने को मिलता है। क्लियर है। अब देखिएगा क्या देखने को मिल रहा है। यह है 17 जोन। हमें यहां पर नहीं पढ़ना, लेकिन आप लोग अन्य एग्जाम भी देंगे तो मैं यहां पर सम्मिलित कर देता हूं। ठीक, 17 कौन कौन से हैं। उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे या इसी को पूर्वोत्तर रेलवे कहते हैं। फिर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और कलकत्ता मेट्रो रेलवे। ये 17 जोन है और इसमें से 16वां नंबर जो है ना, पूर्व मध्य रेलवे, इसका आपको कहाँ, तो बिहार में मुख्यालय देखने को मिलेगा। अब देखिए ये 17 जोन है। जैसे हमने राज्य में विभाजित कर दिया, राज्य को जिलों में, वैसे ही इन जोनों को मंडलों में विभाजित किया गया है और भारतीय रेलवे को 73 मंडलों में वर्तमान समय में विभाजित किया गया है। और इन 73 में से 5 मंडल अपने बिहार वाले में आता है। जैसे पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत देखें तो दानापुर, धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय, समस्तीपुर और सोनपुर, ये 5 जो मंडल है वो आपको पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। बिहार से जो संबंधित था वो मैंने यहां पर दे दिया। उसके बाद यहां पर डेटा मैंने दे रखा है रेलवे की, है ना, रेल मंत्रालय भारत सरकार की यहां पर डेटा है ना। तो वो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितनी यहां पर लंबाई है। तो पूरे भारत में देखें तो पूरे भारत में 2019 की डेटा के अनुसार 67,415 किलोमीटर लंबाई है और बिहार में देखें तो 3,720 किलोमीटर है। वर्षवार यहां पर दे रखा है 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19 का दे रखा है। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हम बात करते हैं वायु परिवहन की। ठीक है, सड़क देख लिया, रेलवे देख लिया, अब वायु देखेंगे, फिर जल परिवहन, उसके बाद क्लास समाप्त। ठीक है, अब देखिएगा वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात करें तो ये यहाँ पर एयरपोर्ट्स होते हैं और एयरपोर्ट्स के माध्यम से हवाई जहाज़ें यहाँ पर उड़ती हैं। हवाई जहाज़ों की बात करें तो एक तो मानव को उड़ाने वाला और दूसरा सामानों का उड़ाने वाला होता है। ठीक है ना, यानी कि एक पर सामान लाद के जाता है और दूसरे पर मानव लाद के जाए जाते हैं। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ पर लिस्ट है एयरपोर्ट्स की, है ना। इन लिस्ट पर आने से पहले देख लीजिएगा यहाँ पर कि एक डेटा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पटना की है। देखिएगा इसमें दिया गया है वर्ष 2005, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 15, 16, 16, 17 ऐसे करके यहाँ पर जो लेटेस्ट है 2019-20 का डेटा दे रखा है। जैसे यहाँ पर वायुयानों का आगमन, ठीक है, ये डेटा किस चीज़ का है, तो पटना हवाई अड्डा पर, केवल पटना हवाई अड्डा का है। पटना हवाई अड्डा पर वायुयानों की आवाजाही, यात्रियों और माल ढुलाई के रुझान, यानी कि कितनी वायुयान आई गई वर्ष भर में, कितने यात्री आए गए वर्ष भर में और कितने हजार टन माल की ढुलाई हुई वर्ष भर में, है ना। तो लेटेस्ट की हम बात करते हैं, कितना है, तो यहाँ पर वायुयानों की संख्या देखें 2019-20 के मध्य में तो 34,906 वायुयान यहाँ पर आए गए। ठीक है, आवागमन हुआ 34,906 की। यात्रियों की संख्या देखें तो यहाँ पर 45,95,000 यात्री आवागमन किए, किसके माध्यम से, तो 2019-20 के माध्यम से। माल ढुलाई की बात करें तो 12,888 टन, यहाँ पर 12,888 टन माल की ढुलाई हुई है। अब देखिए इसमें परसेंटेज है, वार्षिक चक्रवृद्धि दर कब से, तो 2014 से लेकर 20 तक देखें तो वायुयानों में, है ना, इसका चक्रवृद्धि दर जो है कितना है 28.3।
यात्रियों की संख्या में 32.8 और माल ढुलाई की 16.4, अर्थात सबसे हाईएस्ट आपको दिखाई पड़ेगा कि यात्री जो हैं अब क्या है कि अब रेलवे के स्थान पर, है ना, रेलवे बस के स्थान पर, कारों के स्थान पर जो हमारा हवाई यात्रा है, हवाई यात्रा पर भी विशेष फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाँ, कोरोना हर चीज़ पर रिजल्ट हम कोरोना का डाल सकते हैं, है ना, हर एक क्षेत्रों पर कोरोना का रिजल्ट हम डाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब आगे ये लिस्ट देख लीजिएगा, एक बार पढ़ देता हूँ। लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स इन बिहार। देखिएगा, जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक लिस्ट में सारी चीज़ें सम्मिलित नहीं थी, इसलिए मैंने दो लिस्ट यहाँ पर रखा हुआ है, दोनों को कॉमन करके देखिएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वर्तमान समय में आपको गया एयरपोर्ट दिखाई देगा, और गया में, पटना में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट आपको दिखाई देगा, है ना, ये दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्लियर? बोध गया में भी बनाया जा रहा है ना, बोध गया में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा, डोमेस्टिक की बात करें तो आपको भागलपुर, दरभंगा, जोगबनी, मुंगेर, सहरसा और रक्सौल में आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद मिलिट्री एयरबेस, जहां पर हमारा एयरफोर्स स्टेशन जिसे हम कहते हैं मिलिट्री एयरबेस, तो इसको देखें तो बिहटा, पूर्णिया और गोपालगंज में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें क्लोज्ड, यानी कि जो बंद हो गया है रन में, तो इसके अंतर्गत बीरपुर में था, छपरा में था, कटिहार में था, वहां पर भी एयरपोर्ट था, लेकिन ये क्या है, बंद हो चुका है। तो एयरबेस यहां पर आपको बिहटा, पूर्णिया, गोपालगंज में देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक वाले में भागलपुर, दरभंगा, जोगबनी, मुंगेर, सहरसा, रक्सौल देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल में गया, पटना आपको दिखाई देगा। इसमें से इसको मैच कर लीजिएगा, अगर कोई ना हो तो आप इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, डिफेंस प्रकार के हैं। ये सभी के सभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डोमेस्टिक का मतलब हुआ इसकी उड़ान केवल भारत के क्षेत्र में ही रहेगी। पटना से उड़ेगी तो उधर आपको कर्नाटका जा सकती है ना, और इधर देखे जम्मू कश्मीर जा सकती है, इधर देखे तो असम जा सकती है, और इधर गुजरात जा सकती है, अर्थात भारतीय क्षेत्रों में ही उसका उड़ान होगा। और इंटरनेशनल का मतलब हुआ कि वहां से उड़ के भारतीय क्षेत्र को पार करके जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर वायु परिवहन देख लिया। अब आइए अंतिम बात करते हैं जल परिवहन। क्यों? क्योंकि बिहार में जल परिवहन की संभावनाएं बहुत देखने को मिलती है। बिहार में नदियों का जाल दिखाई पड़ता है, चाहे उत्तर में देखें तो कौन कौन सी नदी आपको, सरयू देखने को मिलेगी, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर इधर बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियाँ। इधर सोन आपको दिखाई देगी, फल्गु, पुनपुन, अजेय, तो ये बहुत सारी नदियाँ आपको यहाँ पर दिखाई देगी, है ना। मुख्य नदी तो हमारी गंगा नदी है ही। तो बिहार में नदियों की जाल सी लगी हुई है, और देखा जाए तो इस हिसाब से बिहार में जल परिवहन भी आपको उसकी संभावनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। अभी अभी मैंने बताया परिवहन में सुविधा की दृष्टिकोण से सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है, और सस्ती दृष्टिकोण से देखें तो जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन होता है। इस हिसाब से हमारा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी बड़ी बड़ी वस्तुएं, जो बड़ी बड़ी जहाजें लाद के क्यों भेजा जाता है जल के माध्यम से, क्योंकि इससे सस्ता पड़ता है। ठीक है, अब जहाजें उड़ती है तो इसमें तेल की खपत बहुत ज़्यादा होती है, और जबकि हम नावों की बात करें तो नावों में उतनी ही तेल में हम कई हजार किलोमीटर जा सकते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से देखें तो क्या है, ये सबसे सस्ता साधन है। और बिहार में जल परिवहन की संभावनाएं अत्यधिक है। कारण क्या है कि यहाँ पर अनेक नदियाँ दिखाई पड़ती है, इनके द्वारा जाल यहाँ पर बनाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण किया गया है भारत में, और बिहार से देखें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गुजरता है, अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया, है ना। तो नेशनल वाटरवे 1, जैसे NH1 है वैसे ही ये NW1 है, नेशनल वाटरवे 1 है। और इसकी बात करिए कहां से कहां तक जाती है, गंगा नदी पर है, और प्रयागराज से होकर हल्दिया तक जाती है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। कहां से जाएगी, गंगा नदी है भैया, तो गंगा बिहार को बीचों बीच से काटती है ना, बीचों बीच से निकलती है बिहार के
भाग से गंगा, इसलिए देखें तो ये कहां से, बिहार से होके जाएगी। ठीक है, तो बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपको दिखाई पड़ेगा जो प्रयागराज या इलाहाबाद से होकर हल्दिया तक जाती है, लंबाई 1620 किलोमीटर। और पटना की बात करें, है ना, तो पटना आपको इसी के किनारे पर बसा हुआ दिखाई देगा। इसलिए ये जो नेशनल वाटरवे 1 है, इसका एक अस्थाई टर्मिनल आपको पटना में दिखाई देगा, है ना, अस्थाई टर्मिनल बनाया गया है NW1 पर। जबकि हम देखें भागलपुर में तो एक फ्लोटिंग टर्मिनल बनाया गया है ना, फ्लोटिंग टर्मिनल बनाया गया है, और पटना में अस्थाई टर्मिनल यहां पर बनाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने देखा था सिंचाई परियोजना, और सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हमने देखा था कि बहुत सारी यहां पर नहरें निकाली गई है, जैसे कि कोसी पर हमने देखा, गंडक, सोन, इन सभी नदियों पर जो नहरें निकाली गई है, इन सभी नहरों को नौका गम्य बनाया गया है, अर्थात उस पर नावों को हम आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, जल परिवहन करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बिहार में हमने देखा नेशनल वाटरवे 1 है। अब बताइएगा भारत में कितने वाटरवे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए बताइएगा, अभी वर्तमान में भारत में कितने वाटरवे हैं, वो भी मैं बता दूंगा भारतीय स्तर पर भी। ठीक है, चीज़ें मैं सारी सम्मिलित करता हूँ जो आपके बिहार ही नहीं वरन भारतीय स्तर पर भी आपके काम करें। चलिए, मेहताब जी ने 6 बताया है, विकास जी ने 7 बताया है, नेहा जी ने 6 बताया है, बाकी लोग सभी बताएं, सभी बताएं। चलिए, नहीं पता, 6 और 7 आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पर मैप सम्मिलित किया है, आप लोग देख लीजिएगा। यह इंडिया, 6 आपको यहाँ पर वाटरवे देखने को मिलेगा। पहला है नेशनल वाटरवे 1, किस नदी पर है, गंगा नदी पर। कहाँ से कहाँ, तो हल्दिया को इलाहाबाद तक जोड़ता है, 1620 किलोमीटर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर से ये गंगा नदी पर बनाया गया है। ये रहा हल्दिया और ये रहा इलाहाबाद या प्रयागराज, तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेशनल वाटरवे 2 की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है जो धुबरी को सदिया से जोड़ती है। यहाँ है ये सदिया और यहाँ है धुबरी, तो धुबरी को सदिया से जोड़ती है, ये इसका लाइन हो गया। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है जैसे NW1 है, नेशनल वाटरवे 1 है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ बॉर्डर पर झारखंड हमने देखा तो झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखें ब्रह्मपुत्रा पर नेशनल वाटरवे 1, तो ये किसको, तो यहाँ पर देखें तो आसाम है ना, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल यहाँ तक है भैया, भूलिएगा मत, ये वेस्ट बंगाल यहाँ से इतना छोटा नहीं है, ये पूरा इधर से देखें तो ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, तो वेस्ट बंगाल है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेशनल वाटरवे 3 की बात करें है ना, तो ये वेस्ट कोस्ट कनाल जो बनाया गया है, हमारा नहर जो है इस पर बनाया गया है, जो कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ेगा। 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये केवल केरला में होगा। उसके बाद नेशनल वाटरवे 4 है, ये गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और साथ ही साथ यहाँ पर नहर जो बनाया गया है पूर्वोत्तर जो घाट है वहाँ पर, तो इसको सम्मिलित करके नेशनल वाटरवे 4 बनाया गया है। 1078 किलोमीटर लंबाई है जो काकीनाडा को पुदुचेरी से जोड़ेगा। ठीक है, फिर है यहाँ पर नेशनल वाटरवे 5, ये कहाँ, तो ब्राह्मणी, डेल्टा और कैनाल्स जो है इन सभी को मिलाकर बनाया गया है। और ये किसको जोड़ेगा, तो गोइनखली को तलचर से जोड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको ये वाला क्षेत्र जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और फिर है यहाँ पर नेशनल वाटरवे 6, ये किस नदी पर, तो बराक नदी पर है ना, यहाँ पर है बराक नदी, इस पर है और ये लखीमपुर को भांग्या से जोड़ेगा, है ना। इस पर कार्य अभी जारी है, प्रोसेस में है, बन रहा है, लंबाई 121 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने सम्मिलित किया गया है ना, मैंने सम्मिलित किया है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए ऋषि प्रसाद जी, आप लोग डिस्क्लेमर मुझे पहले ही लगाना पड़ता है ना, मैंने लगाया नहीं, पहले ही लगाना पड़ेगा कि भारत के भूगोल में प्रवेश ना करवाएं। मैं कई बार बताया हूँ ना,
अब यहाँ पर नर्मदा नदी का सवाल है, तो ये क्या है? भारत का भूगोल है, हम बिहार का कर रहे हैं, तो बिहार में नहीं बताऊंगा भैया, ठीक है ना। जितना जोड़ने की आवश्यकता है मैंने जोड़ा है, उससे ज़्यादा जोड़ा है। जितनी किताबों में लिखी गई है उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें मैं आप सभी को देता हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छे से नॉलेज रहे, पूरी पृष्ठभूमि पता हो तो दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए भारत का भूगोल आएगा, वहाँ पर बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। क्लियर? चलिए फिर ये हमारा अंतिम पेज था आज के सेशन के लिए, इतना ही है ना। जितना भी मैंने सम्मिलित किया है आशा करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, अच्छे से समझ में आई होगी। जो मैंने होमवर्क दिया है नेशनल हाईवे वाला बिहार का, उसका नंबरिंग जो चेंजिंग किया गया है उन सब की लिस्टिंग चाहिए, या तो सैटरडे या संडे तक आप सभी लोग भेज देंगे, ठीक है ना। मैं सभी का चेक भी करूंगा कि काम यहाँ पर हुआ है नहीं हुआ है। ना होने की स्थिति में पिताजी को कॉल भी जा सकते हैं, मैंने बताया था ना, ठीक। तो आप सभी लोग भेज दीजिएगा। अब फिर मिलेंगे हम मंडे को। अर्थव्यवस्था हमारी प्रारंभ हो चुकी है और अर्थव्यवस्था समाप्त करके हम राज्य व्यवस्था पर आएंगे, फिर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, मेले व त्यौहार, उसके बाद से सेशन को समाप्त करेंगे। बाकी करेंट अफेयर की वीडियो जो है पूरा आर्थिक सर्वेक्षण करवा दूंगा, बिहार से संबंधित जो भी करेंट अफेयर है वो सभी आप सभी को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जितना मैंने कहा था कि जो जो हम करने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करवा के जाऊँगा, ठीक। चलिए धन्यवाद।